गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया एबीयू ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर, और हमने ये देखा कि जो एबी ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। आरएच पॉजिटिव पर्सन आरएच नेगेटिव पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज फॉर्म होगी। तो ये जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है इसमें किसी पर्सन का ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट निकाल करके किसी अदर पर्सन में ट्रांसफ़र किया जाता है, इसी को हम कहते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन कौन सी कंडीशंस होती है, किस तरह की प्रिकॉशंस होते हैं, ये आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज़ ए मेथड इन विच ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एसेट्रा आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ वन पर्सन टू अनदर। तो ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक पर्सन की ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड या ब्लड के कंपोनेंट निकाल करके अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र करना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक फ्रेंच फिजिशियन थे जिनका नाम था डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस, एक फ्रेंच फिजिशियन थे, और इन्होंने 15 जून 1665 को सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था। तो 1667 कैरिड आउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कैसे करवाया था, तो उन्होंने एक 15 ईयर ओल्ड बेबी में या बॉय में एक सीप का ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाया था। He transfused blood in a 15-year-old boy from a sheep। तो एक भेड़ का ब्लड एक 15 वर्ष के बालक के अंदर सबसे पहले जीन बैप्टिस्ट डेनिस नामक साइंटिस्ट ने 15 जून 1667 को ट्रांसफ्यूज किया था। Although 10 years later blood transfusion from animals to human was prohibited, लेकिन इसके ऊपर बैन लगा दिया गया था। जब जीन बैप्टिस्ट ने पहली बार भेड़ से 15 वर्षीय बालक के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया था, तो इसका रीज़न होता है क्योंकि एनिमल्स के ब्लड से ह्यूमन के अंदर किसी प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, तो इस कारण से एनिमल से ह्यूमन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कम्प्लीटली बैन कर दिया। तो अब केवल ह्यूमन का ब्लड ह्यूमन में ही ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। आगे हम देखें रिक्वायरमेंट फॉर ब्लड ग्रुप, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो कौन कौन सी कंडीशंस में किया जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सबसे फर्स्ट है एट द टाइम ऑफ इंजरी, दुर्घटना के टाइम पे, या एक्सेसिव ब्लीडिंग, किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया हो किसी घाव से या कोई एक्सीडेंटल केसेस में, तो उस कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सीरियस ब्लड डेफिशिएंसी, किसी पर्सन में नेचुरली मेटाबॉलिज्म के कारण भी ब्लड प्रॉपर वे में नहीं बन पाता है, तो उसमें डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड की, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ड्यूरिंग सर्जरी कोई मेजर ऑपरेशन है किसी ऑर्गन का, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। आगे देखें इन द कंडीशन ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द ब्लड, जब डेफिशिएंसी हो जाती है प्लेटलेट्स की, जैसे मान लिया हम एग्जांपल लें डेंगू फीवर का, तो डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी प्लेटलेट्स या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। नेक्स्ट इसमें दो कंडीशंस है, पेशेंट्स ऑफ हीमोफीलिया एंड पेशेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। देखो बेटा ये दोनों ही जेनेटिक डिजीज होती है, इनको
जेनेटिक डिजीज कहते हैं। और जेनेटिक डिजीज इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पेरेंट से जनरेशन में आती है। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, जो फीमेल होती है वो वेक्टर होती है, यानी कि फीमेल में ये डिजीज नहीं होती है, और मेल क्या होता है, इसका पेशेंट होता है। फीमेल वेक्टर होता है और मेल क्या होता है, पेशेंट, यानी कि ये डिजीज केवल मेल में होती है। और इसका सिम्टम क्या है कि इसके अंदर जो पेशेंट है हेमोफीलिया का, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। मान लिया किसी पार्ट में कोई कट लग गया बॉडी के में, तो वहाँ से लगातार ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। तो ऐसी कंडीशन में ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया ये भी एक जेनेटिक डिजीज होती है। इसमें कंडीशन बनती है कि जब मदर और फादर दोनों के अंदर ये डिजीज होती है, तब जाकर के वो जनरेशन में आती है। अगर एक पेरेंट में इसकी जीन हो तो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वेक्टर होती है, उसमें ये डिजीज नहीं होती है। तो इसके नाम से आ रहा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल का मतलब होता है हंसिया, तो इसमें आरबीसी शेप चेंज कर लेती है और वो फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी जो गैसेस ट्रांसफ़र है, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन है, वो बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो भी यानी कि ऐसी सिचुएशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रोसेस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो प्रोसेस किस तरह से ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है। देखिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए साइंटिफिक प्रोसेस विच इज अकॉम्प्लिश्ड एज फॉलो। तो कौन कौन सी स्टेप आती है, कुछ पर्टिकुलर स्टेप होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर ब्लड कलेक्शन। तो ब्लड का कलेक्शन किया जाता है। तो ब्लड का कलेक्शन कैसे करेंगे? डोनर जो ब्लड डोनेट करना चाहता है उसका ब्लड लेते हैं। तो ब्लड लेने से पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है, उसके अंदर कोई बड़ी डिजीज़ तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई वायरस तो नहीं है, तो उसमें कैंसर सेल्स तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में पहले उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है और उसके बाद में फिर उसका ब्लड निकाला जाता है कैनुला के हेल्प से। तो देखिए कौन कौन सी स्टेप है। फर्स्ट स्टेप आती है इसके अंदर, बिफोर द प्रोसेस ऑफ ब्लड कलेक्शन डोनर्स इज एग्जामिन्ड मेडिकली, यानी कि मेडिकल चेकअप किया जाता है जो डोनर है उसका। आफ्टर मेडिकल एग्जामिनेशन ब्लड फ्रॉम द डोनर इज कलेक्टेड इन स्पेशल स्टेरिलाइज्ड पाउचेज कंटेनिंग एंटीकोगुलेंट। देखिए ये स्पेशल पाउच होते हैं जो कि फैल जाते हैं, यानी कि सिकड़े हुए हैं, जैसे ब्लड हुआ तो वो फूल जाते हैं। आप इंटरनेट पर देख सकते हैं ये स्टेरिलाइज्ड ब्लड के जो पाउचेज होते हैं जिनमें ब्लड को स्टोर रखा जाता है। ये इस तरह का एक बैग होता है और इसके अंदर यहाँ से ट्यूब्स कनेक्टेड होती है और इसके ऊपर यहाँ पर एक लोगो लगा होता है जिसमें ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर के बारे में लिख लिया जाता है। तो ये जो कलेक्शन है वो इसी टाइप के बैग्स के अंदर किया जाता है। और निकाला कैसे यानी कि ब्लड को निकालते कैसे हैं? तो कैनुला के हेल्प से। ये कैनुला क्या होता है? देखिए कैनुला एक निडल होती है और इस निडल को वेन के अंदर फिक्स कर दिया जाता है और यहाँ पर इसमें इसकी जो ट्यूब होती है, ये बड़ी ट्यूब होती है, इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया जाता है और इसमें यहाँ पर इसकी कंट्रोलिंग होती है। तो इस तरह से ये जो कैनुला होता है इसको IV भी बोलते हैं। तो इसके हेल्प से ब्लड को निकाला जाता है। देखिए ब्लड को निकालते भी वेन से हैं और ट्रांसफ्यूज भी वेन में ही करते हैं, ध्यान कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। देखिए रेफ्रिजरेटर क्यों होता है? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है
और वहाँ पर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो ब्लड है उसमें जो मेटाबॉलिज्म होता है वो भी लो टेम्परेचर के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा, कम से कम मेटाबॉलिज्म होगा। तो द कलेक्टेड ब्लड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, दिस प्रिवेंट द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डाउन रेगुलेट द सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द ब्लड। तो मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, कम करेगा। द स्टोर्ड ब्लड इज subjected to different tests like blood group, RH factor, hepatitis B, hepatitis C, HIV। तो इनकी जो स्टोर ब्लड है उसके पहले सैंपल ले लिए जाते हैं अलग से, तो उसका चेकअप कर लिया जाता है, उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट कर लिया जाता है, RH फैक्टर कौन सा है, उसके अंदर कोई वायरल डिजीज तो नहीं है लाइक हेपेटाइटिस है, HIV है। इसके बाद में देखिए आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज कैप्ट। मान लिया किसी पर्सन का ब्लड ले लिया तो उसके बाद में उसको थोड़ी देर के लिए मेडिकल देखरेख में रखा जाता है। सामान्यतः इस तरह के डिसऑर्डर्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी किसी पर्सन के अंदर कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो आफ्टर ब्लड कलेक्शन द डोनर इज कैप्ट अंडर मेडिकल सर्वाइलेंस फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए उसको मेडिकल सर्वाइलेंस में रखा जाता है, मेडिकल देखरेख में रखा जाता है। सो दैट द ट्रीटमेंट ऑफ एनी रेपरक्यूजन यानी कि डिसऑर्डर, किसी प्रकार का रेपरक्यूजन या डिसऑर्डर्स होता है इफ अराइज ड्यू टू ब्लड डोनेशन। ब्लड डोनेशन में उसमें किसी प्रकार का कोई रेपरक्यूशन या डिसऑर्डर होता है तो इसी कारण उसको थोड़ी देर के लिए मेडिकल देखरेख में रखा जाता है, कुड बी ट्रीटेड, ताकि उनका ट्रीट किया जा सके। नॉर्मली नो अनयूजुअल रिएक्शंस टेक प्लेस इन द बॉडी आफ्टर ब्लड डोनेशन। सामान्यतः इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं वो नहीं आते हैं इन ह्यूमन। अब आगे ये रिकवरी के बारे में बता रहा है कि हमने जैसे मान लिया ब्लड डोनेट कर दिया तो वो हमारी ब्लड की डेफिशिएंसी हुई है, वो ब्लड किस तरह से कवर होगा। तो उसमें प्लाज्मा है, वो प्लाज्मा 2 से 3 दिन के अंदर वापस रिकवर हो जाता है, और जो ब्लड कार्पल सेज है वो 36 डेज के अंदर वापस रिकवर हो जाती है। तो इन ह्यूमन प्लाज्मा इज रिप्लेस्ड, प्लाज्मा इज replenished in 2-3 days after the blood donation, while after 36 days blood cells are restored in the blood circulation। तो यानी कि जो प्लाज्मा है वो वापस रिकवर हो जाता है या रिप्लेनिश्ड हो जाता है, और जो ब्लड सेल्स है वो 36 डेज में लेती है। कुल मिलाकर के महीने भर में वापस उतना ब्लड बॉडी के अंदर फिर से आ जाता है। ट्रांसफ्यूजन, अब ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है देखिए। प्रियर पहले ट्रांसफ्यूजन द पेशेंट्स ब्लड इज मैच्ड, किस पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूजन करना है तो उसका ब्लड ग्रुप भी मैच करना होता है विद द ब्लड डोनर, ABO, RH एक्सेट्रा। RH फैक्टर मैच कर लिया जाता है और ब्लड ग्रुप मैच कर लिया जाता है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप उसको ट्रांसफ्यूज करना है ये इससे डिसाइड हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन कैन ओनली बी कैरिड आउट आफ्टर दिस प्रोसेस, यानी कि इसी प्रोसेस के बाद में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन शुरू होता है। आगे देखिए, the collected blood is brought out from the storage area just 30 minutes before the start of the transfusion, यानी कि ब्लड बैंक से इसको 30 मिनट पहले निकाला जाता है। अगर पहले निकालते हैं तो वापस उसको हॉस्पिटल में ला करके रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया जाता है। ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड ओनली थ्रू इंट्रावीनस मोड, ये मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड है वो किसी पर्सन से निकालते हैं, वो कहाँ से निकालेंगे, वैन से निकालेंगे, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वो भी किस में किया जाता है, वैन में ही किया जाता है। तो इसको बोलते हैं इंट्रावेनस मोड। जैसे आपने कई इंजेक्शंस आते हैं, इंजेक्शन एक होता है IV और एक होता है IM, तो
तो IM का मतलब इंट्रा मसल्स और इंट्रावीनस। तो कई इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको वेन में लगाया जाता है और कई ऐसे होते हैं जिनको मसल्स में लगाया जाता है। जैसे पेन किलर होता है, पेन किलर का जो इंजेक्शन होता है यानी पेन किलर जो इंजेक्शंस होते हैं वो मसल्स के अंदर लगाए जाते हैं। तो किस मोड पे? इंट्रावेनस मोड के ऊपर किया जाता है। दिस इज ए फैक्टर दिस इज ए 4 आवर लॉन्ग प्रोसीजर, यानी कि ब्लड को एक साथ ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है बल्कि स्लोली ट्रांसफ्यूज किया जाता है। इसमें लगभग 4 से 6 घंटे का समय लगता है। विच इज़ मेडिकेटेड बाय द हेल्प ऑफ ए कैनुला। तो कैनुला के हेल्प से ही ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया जाता है और कैनुला की हेल्प से ही ब्लड को निकाला जाता है। मेडिसिन्स आर गिवन बाय द डॉक्टर। देखिए, अगर किसी तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, फीवर आ जाता है, कई बार सर्दी लगती है, पेन होता है बॉडी के अंदर, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको ट्रीट भी करते हैं। तो मेडिसिन्स आर गिवन बाय द डॉक्टर टू प्रिवेंट द ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शंस लाइक फीवर, यानी कि बुखार भी आती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। कुछ पर्सन्स में चिल, सर्दी लगना, पेन, दर्द होना, साइनोसिस, ये एक नीलिमा डिजीज होती है जिसके अंदर त्वचा का जो स्किन होती है उसका रंग नीला पड़ने लग जाता है, उसको बोलते हैं नीलिमा डिजीज या साइनोसिस। तो इस तरह की जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आते हैं जिनको मेडिकली ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर दिया जाता है। साइनोसिस से इरेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट एंड अदर, तो हार्ट बीट है उसमें भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। तो 2 टाइप के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं। देखिए, एक होता है ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, एक होता है एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। दोनों एक कंडीशन होती है ऑटोजेनिक। ऑटोजेनिक में क्या करते हैं, एक पर्सन का ब्लड उसी पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, और एलोजेनिक में अदर पर्सन का जो स्टोर ब्लड है उसको ट्रांसफ्यूज किया जाता है। तो देखते हैं पहले एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। सच ए ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम अदर पर्सन इज यूज्ड। तो दूसरे पर्सन का स्टोर किया हुआ ब्लड यूज किया जाता है। और ऑटोजेनिक में क्या करते हैं, सच इज ट्रांसफ्यूजन इन विच ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ इज यूज्ड। तो खुद का जो स्टोर किया हुआ ब्लड है, जैसे मान लिया मुझे 1-1.5 महीने बाद में ऑपरेशन करवाना है, मैंने आज ब्लड डोनेट कर दिया, तो मुझे मेरा ही ब्लड वापस ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। इसके आगे क्या होता है, देखिए, आफ्टर processing of donated blood can be also be segregated into various component। तो जो collected blood है उसको सेग्रीगेशन का मतलब है सेपरेट करना। तो सेपरेट कर लिया जाता है, आरबीसी अलग निकाल ली जाती है, प्लाज्मा अलग निकाल लिया जाता है, उसके प्लेटलेट्स अलग निकाल ली जाती है। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको अदर पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। जैसे मान लिया किसी पर्सन को केवल प्लेटलेट्स ही चाहिए, उनमें प्लेटलेट्स ही डाउन है, तो उसको केवल प्लेटलेट्स से कुछ प्लाज्मा के साथ में ट्रांसफ्यूज कर दी जाती है। कुछ पर्सन में प्लाज्मा कम है तो उसमें केवल प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो ध्यान कर लेना, इस प्रोसेस में जो डोनेटेड ब्लड है उसको सेग्रीगेट कर लिया जाता है वेरियस कंपोनेंट लाइक रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। दीज कंपोनेंट आर देन स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस। इनको रेफ्रिजरेटेड यानी कि रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। इन एडिशन टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी कैरिड आउट इन एनिमल्स आल्सो। तो ये कंपोनेंट अदर एनिमल में भी ट्रांसफ्यूज किए जा सकते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। किस तरह की सावधानियां होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में? तो सबसे पहले जो प्रिकॉशंस आती है, मैचिंग ABO एंटीजन इन ब्लड द पेशेंट एंड द डोनर। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि ABO ब्लड ग्रुप को पहले मैच कर लिया जाता है पेशेंट और जो डोनर है उसका, क्योंकि हम जानते हैं O का ब्लड सभी में ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगर मान लिया आपसे कोई पूछता है तो यूनिवर्सल डोनर तो O नेगेटिव,
ओ नेगेटिव का ब्लड किसी भी पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो AB पॉजिटिव, यानी कि उसमें RS फैक्टर प्रेजेंट है, इसमें RS फैक्टर एब्सेंट है। टेस्टिंग डोनर्स ब्लड फॉर द एब्सेंस ऑफ एनी पैथोजन और हार्मफुल सब्सटेंस, यानी कि जो टेस्टिंग होती है, जो स्टोर ब्लड है उसकी टेस्टिंग कर ली जाती है ट्रांसफ्यूजन से पहले कि उसमें कोई हार्मफुल सब्सटेंस या कोई पैथोजन तो नहीं है। मैचिंग RH फैक्टर, स्पेशली RSD इन ब्लड ऑफ द डोनर एंड द पेशेंट। RH इनकम्पटिबिलिटी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर मान लिया कोई नेगेटिव है, RH नेगेटिव, उसमें RS पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे तो उसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज फॉर्म होगी और एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगी जिसमें एग्लूटिनेशन होता है। तो इस एग्लूटिनेशन को रोकने के लिए पहले RH फैक्टर को भी मैच कर लिया जाता है। RSD स्पेशल RH एंटीजन जो D होता है, ये RSD क्या होता है, RS पॉजिटिव। तो RSD को मैच कर लिया जाता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर RSD नहीं है तो इसका मतलब नेगेटिव है, और RSD प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। तो मैचिंग द RH फैक्टर स्पेशली RSD इन द ब्लड ऑफ द डोनर एंड द पेशेंट। तो कुल मिला के जो RH है वो मैच करने वाली चाहिए। हम पॉजिटिव में नेगेटिव ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव को ट्रांसफ्यूज नहीं किए जाते। स्टोरेज ऑफ द कलेक्टेड ब्लड इन रेफ्रिजरेटेड, यह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसको मेटाबॉलिज्म या बैक्टीरियल इन्फेक्शन न होने के कारण न हो, इसलिए इसको रेफ्रिजरेटेड कंडीशंस में रखा जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजायर्ड प्रोसेस। तो जितनी भी टेस्ट वगैरह है वो सब कर लिए, इसके बाद में उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है। इन एवरी सरकमटेंस प्रोटेक्टिंग द कलेक्टेड ब्लड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन, यानी कि हर एक स्टेप के बाद में हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी तरह का। कॉन्टामिनेशन का मतलब है कि उसके अंदर कोई अशुद्धियाँ ना मिल पाए। ब्लड कलेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन मस्ट एसेंशियली बी carried out in the presence of a physician। तो फिजिशियन है या डॉक्टर है उसकी देखरेख में ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। आगे देखिए, इसमें जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर मान लिया हम प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तो कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। वो किस तरह के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? द फॉलोइंग डिजीज और इन्फेक्शंस कैन अकर due to the carelessness observed during the transfusion infected of, देखिए किसका यहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ, तो देखिए इन्फेक्शन हो सकता है किस किस का। अगर मान लिया किसी डोनर के ब्लड में HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, और उस ब्लड को हमने बिना टेस्ट के ही ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो ये HIV का वायरस उस पर्सन में ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। तो इन्फेक्शन ऑफ HIV फर्स्ट, HIV सेकेंड, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इन्फेक्शन ऑफ STLV फर्स्ट एंड सेकेंड। STLV होता है बेटा ह्यूमन टी लिम्फोसाइटिक वायरस। तो ये वायरस टी लिम्फोसाइट के ऊपर अटैक करते हैं, यानी कि ये अपना होस्ट टी लिम्फोसाइट, HIV का जो वायरस होता है ये भी टी लिम्फोसाइट्स के ऊपर ही अटैक करते हैं। तो ये जो वायरस हैं वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज कर देते हैं, जिससे अदर जो डिजीज होती है उनका इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद में एक पार्ट और आता है इसमें, देखिए हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरल डिजीज हेपेटाइटिस वायरस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शंस। इसके अलावा ये देखिए क्रूज़फेल्ड जैकब डिजीज़, ये क्रूज़फेल्ड जैकब डिजीज़ यानी कि इस तरह की डिजीज़ होती है, इसके अंदर ब्रेन की जो कैपेसिटी है, मेमोरी करने की कैपेसिटी है, सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह के सिंड्रोम जो सिम्टम्स हैं वो अगर मान लिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान उसका प्रॉपर उसका टेस्ट नहीं किया जाता है,
और बिना टेस्ट के ही ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो ये डिजीज़ है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज हो सकती है। तो बेटा आज की इस वीडियो में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, उसकी स्टेप्स हैं, उसकी प्रिकॉशंस हैं, वो स्टडी किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन हेरिडिटी, यानी कि क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं ब्लड ग्रुप के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।